नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल KSRN 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप सभी की पहली वीडियोस में इतना प्यारा सा जो रिएक्शन था वो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो आप लोग केमिस्ट्री के जो पहले वीडियो को आपने देखा, इसी प्रकार अब हम लोग इसके भाग 2 को देख रहे हैं। इसमें आज इससे पहले की वीडियो में आपने पदार्थ क्या है ये जाना था, द्रव्य क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, इनके बारे में चर्चा की थी और आखिरी प्रश्न था हम लोग का पदार्थ का वर्गीकरण। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर आणुक आकर्षण बल क्या है। कहीं कहीं यह अंतर आणविक भी आपको देखने को मिलता है। तो अंतर आणविक या अंतर आणुक आकर्षण बल क्या है, जिसे अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो कुछ नहीं, ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं या अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। मैंने आपको बताया था, ये आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूँ, ये जो पदार्थ के कण हैं, इन कणों के बीच में एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण का गुण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन्हीं आकर्षक के जो गुण को हम लोग अंतराणुक या अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है। प्रश्न संख्या 6, ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। अंतराणुक स्थान, अंतराण्विक स्थान भी कहेंगे, अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कुछ नहीं है, देखिए ये जो पदार्थ के कण है, इनके बीच के जो खाली जगह होता है, जो डैश होता है, जो रिक्त स्थान होती है, इन्हीं रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है। जब एक दूसरे को कण आकर्षित करेंगे उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहेंगे, और कणों के बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अंतराण्विक स्थान कहेंगे। क्लियर है। आकर्षण वाला आकर्षण में, स्थान वाला में स्थान। तो ये कितना इन सब जवाब, जैसे आपसे पूछा गया अंतराणुक आकर्षण बल क्या है, तो आप बोलेंगे ना कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या यहीं से बनेगा, जो परस्पर आकर्षण होता है, आकर्षण के गुण के ही कारण इस अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया अंतराणुक स्थान क्या है, तो आप बड़े आसान से बोलेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहते हैं। क्लियर है। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। ठोस, जिसे अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि वैसा पदार्थ, जैसे ये एक पदार्थ है पेंसिल, इसका आकार, आकार मतलब ये पेंसिल आप अभी ऐसा देख रहे हैं, क्या हम इसको इधर रख देंगे तो इसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, या यहाँ रख देंगे इस तरफ इसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, आकार वैसा ही रहेगा। और आयतन, आयतन का मतलब जो इसके अंदर का वॉल्यूम है, इसके अंदर की जो मटेरियल है, यहाँ रखेंगे तो बढ़ रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो घट रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ। अगर आप लोग अभी भी आकार का मतलब तो समझ में आ गया, ये वैसलीन से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, बड़े काम की है वैसलीन। देखिए, मैंने यहाँ रखा, इसका आकार निश्चित है, मैं इसे यहाँ भी रख रहा हूँ कि इसका आकार वही है, जो शेप इसका यहाँ पर था वही शेप यहाँ पर भी है। अब आयतन, आयतन का मतलब होता है कि इसके अंदर का जो मटेरियल है, तो इस यहाँ पे रखे थे तो भी इसके अंदर का आयतन वही था जो यहाँ पर रखने पर, कहीं पर भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इसलिए यह एक कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ। जैसे कलम, बर्फ, दीवार इत्यादि। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ठोस पदार्थ के गुण को लिखें।
हमें ठोस पदार्थ की प्रॉपर्टीज को बताना है। तो निम्नलिखित गुण होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला आप लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन, यहाँ आप लिख सकते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों के दोनों आपने ऑलरेडी परिभाषा में पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं। अब घनत्व का क्या मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स? जैसे समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कागज का छोटा सा पेपर को फाड़ा हूँ मैं, ठीक है। ये एक ठोस पदार्थ है, आप एग्री करते हैं, ये एक ठोस पदार्थ है। तो जनरली ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। घनत्व का मतलब समझो, घनत्व का मतलब होता है जो इसका वजन है और जो इसका आयतन है उसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। प्रति एकांक आयतन में जो आपका द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? ऐसे समझो, मैं इसको ऐसे ऊपर में गिराया यहाँ से, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब मैं इसको मोड़ रहा हूँ पूरी तरह से आपके सामने, ये मैंने इसे पूरी तरह से मोड़ दिया। अब मैं इसे गिरा रहा हूँ, देखिए अब मैं अगर इसे यहाँ से गिराया तो ये यहीं पे गिरा, लेकिन इससे पहले जब ये पूरी तरह से खुला हुआ था, ओपन था, ध्यान से समझेंगे, और फिर मैंने इसे यहाँ गिराया तो ये देखिए हवा के बहाव की वजह से ये दूसरे स्थान पर चला गया। इसका मतलब है कि इसको मोड़ने से इसके घनत्व में कमी आ जाती है, ठीक है। सॉरी, इसके मोड़ने से इसके घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और जितना ये खुला हुआ है इसका घनत्व उतना ज़्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप सिंपल समझिए कि जितने भी ठोस पदार्थ है उसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। अच्छा, आप ही समझिए, आपके पास पानी है और मान लीजिए आपके पास 250 लीटर पानी है और आपको उसको फेंकना है, और एक 250 ग्राम का बर्फ है। बताइए ज़्यादा दूर तक कौन जाएगा? आप सोच के देखिए। तो आप कहेंगे ना कि सर 250 ग्राम वाला जो बर्फ है उसको तो एकदम में इतना दूर फेंकेंगे, इतना कि वो डायरेक्ट बेगूसराय से मुजफ्फरा में ही गिरेगा, ऐसा आप कहिएगा। लेकिन पानी जो 250 ग्राम है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी दूर, है ना, 10 मीटर 20 मीटर दूर तक आप फेंक सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठोस पदार्थ का घनत्व तो क्या होता है? इसी वजह से वो ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझ गए, और डिटेल से हम लोग जानेंगे थोड़ा सा भी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। तो ये उम्मीद है कि दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, साथ में इसके घनत्व भी क्या होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? उच्च होते हैं। आगे अब हम लोग इसके पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं कि ठोस पदार्थ के द्रवणांक एवं क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। अब नया नया वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है कि ठोस पदार्थ के जो द्रवणांक है, द्रवणांक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समझिए, द्रव अणांक यानी जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस पिघलना शुरू करता है उसी को कहते हैं द्रवणांक, यानी पानी बनना, ठीक है। जैसे बर्फ है ना, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो पिघलना शुरू होगा ना कोई टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर पे वो पिघलेगा तो वही उसका क्या कहलाएगा? द्रवणांक। और क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, खौलना, ठीक है। तो जिस ताप पे कोई पदार्थ खौलता है, अब खौलेगा कौन? ठोस खोलता है नहीं ना, द्रव ही ना खोलता है। तो द्रव जिस ताप पे खौलता है और गैस में बदलने के लिए तैयार रहता है उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। आगे इसकी परिभाषा बताई गई है, क्योंकि अभी यहाँ ठोस पदार्थ के गुण में आया है इसलिए इसको समझाया जा रहा है। तो ठोस पदार्थ की जो द्रवणांक है यानी उसके जो पिघलने की दर है और क्वथनांक खौलने की दर है वो प्राय क्या होती है? उच्च होती है, यानी ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए, उसके अंदर ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चाहिए तभी वो पिघलेगा या खौलेगा। वो डिपेंड करता है अलग अलग पदार्थ के ऊपर। यहाँ ठोस पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है ना। ठोस में भी कई पदार्थ, जैसे बर्फ है, बर्फ बड़ी आसानी से पिघल जाएगा, लेकिन लोहा को क्या बड़ी आसानी से पिघला लीजिएगा तो उनका भी द्रवणांक अलग अलग हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं।
ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। आप देखते हैं ये ठोस पदार्थ ही कठोर है ना, दृढ़ है ना, एकदम मजबूत पूरी तरह से। तो आमतौर पर ठोस पदार्थ प्राय क्या होते हैं, कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब इसको अगर हम दबाएंगे, संपीड्य का मतलब होता है दबाना, दबाएं तो जैसे पिल्लो, तकिया 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 को आप दबाए ना, बैलून बैलून गुब्बारा गुब्बारा को दबाते हैं तो दब जाता है ना, इसको हम चीपेंगे तो दबेगा क्या, नहीं ना। तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं, असंपीड्य, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। बहाव का जैसे पानी, पानी यहाँ गिराएंगे तो पानी बह जाएगा। अगर अगरबत्ती जलाएंगे तो उससे जो गैस निकल रही है वो भी बह जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पेंसिल को रख दिए, ये स्थिर से हम रख दिए, तो क्या ये बह जाएगा, बिल्कुल नहीं बहेगा। ये आपका क्या है, स्थिर का स्थिर रहेगा। इसके अंदर बहाव की जब तक हम इसमें फोर्स खुद नहीं करेंगे ये नहीं बह सकता है। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला पॉइंट है, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकोचन बहुत ही कम होता है। यानी कोई भी ठोस पदार्थ होता है ना, जब उसको हम गर्म करेंगे तो गर्म या ठंडा, तो पहले गर्म समझते हैं, तो गर्म करने पर उसमें प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलता है। जैसे आप देखे होंगे पटरी, तो पटरियों दो जो पटरी होती है, ट्रेन की पटरियां जो जिस पर ट्रेन चलती हैं, तो पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में ज़्यादा तापमान मिलने की वजह से जो पटरियां हैं वो फैलती हैं, लेकिन बहुत नहीं फैलती। अच्छा, दूध कभी आप गर्म किए करते हुए देखे हैं या किए होंगे, तो आप देखते हैं कि जब दूध गर्म होता है तो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है ना। लेकिन क्या लोहा की पटरी उतनी ही तेजी से फैलेगी गर्म होने पे, नहीं ना। तो यही है, गर्म करने पर प्रसार, और ठंडा जब होता है तो वो सिकुड़ती है। अब दूध ही है, आप जब बंद कर देते ठंडा हो गया तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। तो गर्म करने पर प्रसार यानी फैलती है, ठंडा मतलब संकुचित होती है, लेकिन ये कम होती है। क्या होती है, कम। तो आपको ठोस के सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गए। पहला प्रॉपर्टी हमने बताया गुण ठोस का, किसके आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का घनत्व प्राय क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा, इसके द्रवणांक और पतनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द्रवणांक मतलब जिस पर कोई पिघलना शुरू करता है, पतनांक मतलब जिस पर कोई खौलना शुरू करता है। क्लियर है, हाँ हाँ हम समझ रहे, रूही वो खौलना नहीं जो आप लोग खोलते हैं, वो खून खोलने वाली बात नहीं कर रहे हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, समझ जानते ही हैं। ठोस पदार्थ को संपीड्य होते हैं, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, बहता नहीं है। और ठोस पदार्थ को गर्म करिए तो यह प्रसार होगा, ठंडा करेंगे तो संकुचन होगा, संकुचन मतलब सिकुड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठोस के प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग द्रव के बारे में देखते हैं कि द्रव से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो बड़ा सिंपल है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। अब जैसे पानी लीजिए, जल, तो पानी को जब आप गिलास में रखते हैं तो पानी किसका आकार ले लिया, गिलास का आकार ले लिया। लेकिन अब उसी पानी को किसी थाली में रखेंगे तो पानी किसका आकार ले लेगा, थाली का आकार लेगा। आप बताइए लेगा ना, बिल्कुल लेगा। अब बात करते आयतन। अच्छा, जब पानी गिलास में था तो जितना वो पानी था, मान लीजिए 200 ml था, ठीक है, 200 मिलीलीटर। थाली में जब हम पानी को डालें, क्या वो 150 ml हो गया या 250 ml हो गया? तो आप कहेंगे नहीं सर, जितना गिलास में 200 ml था थाली में भी उतना ही 200 ml है। तो यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आयतन निश्चित, लेकिन आकार उसका क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव। लिक्विड अंग्रेजी में, जैसे पानी, तेल, दूध, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसी तरह से द्रव पदार्थ के गुण को देखते हैं। तो पहला तो गुण वही हो गया किसकी आकृति, वही जो परिभाषा है कि आकृति अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। अब द्रव का घनत्व तो ठोस से क्या होता है, कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बर्फ लीजिए और एक पानी लीजिए,
किसको ज्यादा दूर तक आप फेंक सकते हैं? तो आपने क्या कहा था? सेम 250 ग्राम का बर्फ और 250 ml का पानी। तो आप कहे थे, आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बर्फ बहुत दूर जाएगा, तो इसलिए द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है? कम होता है। द्रव प्राय संपीड्य होते हैं। संपीड्य मतलब दबा सकते हैं। अरे पानी को हम दबा सकते हैं ना, जैसे पानी उसमें हाथ डालते हैं तो पानी का जल स्तर ऊपर उठता है कि नहीं उठता है, तो पानी को हम दबा सकते हैं कहीं ना कहीं। द्रवों के द्रवनांक एवं क्वथनांक ठोस पदार्थ से क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी आप समझ चुके, ठोस का तो पिघलने का और खोलने का ज्यादा रहेगा ही, लेकिन इसका द्रवनांक या क्वथनांक ठोस से क्या होता है? कम होता है। द्रवनांक मतलब मैंने समझा दिया था, जिस ताप पे कोई पदार्थ पिघले, और क्वथनांक मतलब जिस पर कोई पदार्थ खौले। और ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वाभाविक है, पानी को हम यहाँ गिराते हैं, तेल गिर गया तो ऑटोमेटिक वो बहता चला जाता है, तो बहाव की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। अच्छे समझ में आ रहा है ना क्लास 9 के स्टूडेंट्स? बिल्कुल। देखिए थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि हंसी मजाक कुछ नहीं होता है, पर आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। अगर मैं एक आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन ये 2 देख लेते, फिर अच्छी बातें कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, जो जो पढ़ते जाएंगे टिक लगाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गैस से आप क्या समझते हैं? तो भाई सिंपल सा है, गैस की आकृति में आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अच्छा जैसे देखिए, गैस का कोई पहली बात तो आकृति होता है क्या? आप अगरबत्ती ही जलते हुए कहीं देखते हैं, कहीं से धुआं, कहीं पर कुछ उसका फिगर नजर आता है, कहीं पे कुछ नजर आता है। आयतन, जहाँ पे आग जल रही है वहां पे ज्यादा धुआं, वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो धुआं कम होते जाता है क्योंकि फैलते जाता है। तो आयतन भी अनिश्चित और आकृति भी अनिश्चित, तो उसको क्या कहेंगे? गैस। जैसे ऑक्सीजन गैस, हवा, नाइट्रोजन गैस इत्यादि गैस पदार्थ के गुण। तो पहला इसका वही है, आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दूसरा, ठोस और द्रव की तुलना में इसके घनत्व क्या होते हैं? बहुत निम्न होते हैं। अब मान लीजिए हवा, अब सोचिए एक तरफ 250 ग्राम का बर्फ, 250 ग्राम का पानी और 250 ग्राम हवा ले लीजिए, तो आप ज्यादा दूर तक किसको फेंक सकिएगा? खुद बताइए। अच्छा आप कहिएगा सर हम 250 ग्राम हवा कैसे ले सकते हैं? भाई एक बैलून ले लीजिए, उसमें हवा भर सकते हैं ना, तो आप तीनों में ज्यादा दूर किसको फेंक पाइएगा? तो ऑब्वियस सी बात है बर्फ को, उसके बाद द्रव को यानी पानी को, और अंत में बैलून में भरा हुआ हवा ज्यादा दूर तक जाएगा। इसीलिए ठोस और द्रव की तुलना में गैस की घनत्व क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तीसरा, गैसों की संपीडितता बहुत अधिक होता है। गैस तो एकदम गैस है, उसको तो आप ऐसे करते जैसे धुआं निकल रहा है, तो आप उसको इधर उधर पूरी तरह से दबा सकते, फैला सकते हैं। चौथा है, गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। अब गैस जितना गर्म होगा उतना ज्यादा फैलेगा। अगरबत्ती जलाते हैं ना, गर्म होता है ना, तभी तो ज्यादा जगह तक वो फैलते चला जाता है। और आखिरी पॉइंट है, गैस में बहाव की प्रवृत्ति काफी अधिक पाया जाता है। स्वाभाविक है, धुआं कहीं से निकल रहा है तो देखिए किस तरह से सब जगह फैलते चला जाता है। तो ये गैस के आपके क्या थे? प्रॉपर्टीज थे। देखिए प्रत्येक दिन बहुत कम कम आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, आप प्रत्येक दिन इन सारे प्रश्न को समझ के अच्छे से, और एक ही पैटर्न पे लगभग सेम रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको द्रव याद है तो गैस ऑटोमेटिक याद है, इसमें आकृति आयतन, इसमें भी आकृति आयतन, इसमें भी घनत्व, इसमें भी घनत्व, संपीड्य, द्रवनांक क्वथनांक, द्रवनांक क्वथनांक, बहने की प्रवृत्ति सेम चीज है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठोस द्रव गैस का आप चुटकी में आराम से जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अब आज हम लोग इतने तक क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, फिर हम लोग अगले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। लेकिन जो एक जरूरी बात मैं आपको बताने वाला था वो यह है प्यारे स्टूडेंट्स कि ध्यान रखिएगा, इस बार तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, पर अगर सब कुछ सही रहा ऊपर वाले की दुआओं से, आशीर्वाद से, ऊपर वाले की मेहरबानी से, दुआ तो हम लोग करते हैं, तो आशीर्वाद, मेहरबानी जो भी कहिए, और आप लोग का प्यार रहा तो क्लास 10 में हम लोग डिजिटल बोर्ड पे ज़रूर एक दिन पढ़ेंगे, और आप लोग को इसी तरह से बिल्कुल निःशुल्क हर चीज़ की कक्षाएं मिलेंगी और बेहतर नई परिवेश में। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाकी
आप और हमसे क्या चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी और क्या क्या पढ़ने की ख्वाहिशें हैं, जो हम आपको जहां तक मुमकिन हो सके हम आपकी मदद कर सकें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में खूबसूरत प्यारे वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कशिश आप जागते रहिए। चलिए, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।